Hello everyone, this is Neha Sahania, a chemistry teacher from Universal Study Point. Today I am here to teach you chemistry of class 11th. This is the first chapter of your chemistry, some basic concepts of chemistry. जैसे कि हम ये चैप्टर पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे 5 होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and second law of definite proportion, law of multiple proportion, law of gaseous volume। gaseous volume को हम गैल-लुसेक law of gaseous volume भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एवोगैड्रो लॉ। तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, छोटी क्लासेस मीन्स ये 9th क्लास में भी है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट का मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी destroy or the total weight of the reactant is always equal to the total weight of the product। जैसे अगर हम बात करें किसी रिएक्शन की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, यानी कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मास की, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32। तो अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं और जो हमें प्रोडक्ट में मिलता है वो हमें CO2 मिलता है, एंड वो कितना होता है 44 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट में मास था प्रोडक्ट में ही वही मिला हमें। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स रिएक्टेंट में जो मास होगा प्रोडक्ट में भी हमें वही मिलेगा। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है H2 + ½ O2 गिव्स H2O, यानी कि H2 और O2 को जब हम मिलाते हैं मीन्स इनके रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके मासेस की, तो H2 यहाँ पर कितना है 2 ग्राम एंड O2 16। तो दोनों को कंबाइन करते हैं, 16 + 2 = 18 होता है। तो यहाँ पर हमें H2O का जो मास मिलता है वो भी हमें 18 ग्राम मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशो इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन। मीन्स जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर बात भी की थी कार्बन एंड ऑक्सीजन की, तो क्या होता है जैसे CO2 की अगर हम बात करें या फिर H2O की बात करें, क्या है हमारे पास ये कंपाउंड है। तो अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं चाहे वो किसी भी सोर्स से हमें मिले, उनका जो रेशो होता है, रेशो मीन्स उनमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशो होता है वो हमेशा सेम होता है, मीन्स कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है मीन्स मास रेशो जो होता है वो 3:8 होता है, वो हमेशा फिक्स ही होता है। अब ये 3:8 कैसे होता है, जैसे अगर हम बात करें कार्बन एंड ऑक्सीजन की, तो कार्बन का मास यहाँ पर कितना हो जाता है 6 एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाता है यहाँ पर हमारा 16। तो अगर हम इसका रेशो निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाता है 3:8 हो जाता है। तो ये होता है हमारा रेशो। कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो होता है 3:8, जो हमेशा इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यह चेंज हो जाएगा या फिर हम इसको चेंज करके भी कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही हमारा H2O होता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हमारा रेशो होता है 1:8। जैसे हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है 2 एंड ऑक्सीजन 16। तो इसके रेशो की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, ये 1:8 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट्स की रिएक्शन कर रहे हैं, किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा भी कंपाउंड मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन एंड ऑक्सीजन की, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, एंड कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कार्बन, अगर हम कार्बन की अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, कार्बन की अमाउंट यहाँ पर 1 ग्राम है, अगर कार्बन को 1 ग्राम ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन को 1.33 ग्राम ले रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, CO मिलेगा। लेकिन अगर हम कार्बन की अमाउंट को फिक्स रहने दें और ऑक्सीजन की अमाउंट को चेंज कर दें, यहाँ पर हमारा 1.33 था, इसको चेंज कर देते हैं, 2.66 कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो अभी हम इस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other to form two or more chemical compounds, then different amount of one element which react with definite amount of second element are in whole number ratio। जैसे अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि जो हमें कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कुछ और है नहीं। तो ये रिएक्शन जो हुई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही हुई होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया नाइट्रोजन का वेट और ये हमारा है ऑक्सीजन का वेट। तो दोनों की अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट कंपाउंड मिल रहे हैं। मीन्स जैसे हमें यहाँ पर मिल रहे थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, वेट का। नाइट्रोजन का वेट क्या है, फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाइट्रोजन का वेट यहाँ पर 14 है। अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 28 ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी करें तो क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 16, 32, 48, 64, 80। तो यहाँ पर आपको रेशोज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि एक एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया और जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अलग अलग कंपाउंड मिल रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी कि इसे गे-लुसेक लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये गे-लुसेक जो थे हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, वैसे तो हम यहाँ पर गैसेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की, जो कि गैसेस हैं हमारे पास, अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, ये तो आपको सिंपल सी दिखाई भी दे रही होगी, आप सोचेंगे इतनी छोटी सी बात है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लेते हैं, जैसे बात कर लीजिए आप 1 लीटर ले रहे हैं और क्लोरीन का भी 1 वॉल्यूम लेते हैं, तो आपको हमेशा HCl कितना मिलता है, 2 वॉल्यूम मिलता है। मीन्स आपने किसी एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को रखा एंड एक कंटेनर में आपने क्लोरीन गैस को रखा। जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन बच जाएगा या फिर क्लोरीन बच जाएगा, नहीं, दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली रिएक्ट करके उतना ही अमाउंट में, मीन्स दोनों का कंबाइन उतना ही अमाउंट में क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। इसका एक वॉल्यूम था एंड इसका एक वॉल्यूम था, दोनों ने क्या बनाया, HCl बनाया। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। When two gases combine to give third gas, then all reactant and product bear a whole number ratio। तो क्या होता है, जब भी हम किन्हीं 2 गैसेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही एक दूसरे से प्रॉपरली कंबाइन हो जाते हैं। अभी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे
हमारे पास एक और रिएक्शन है N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की, जैसे यहाँ पर तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं कोफिशिएंट है इनके। यहाँ पर N2 का कोफिशिएंट कितना है 1, H2 का कितना है 3 एंड NH3 का कितना है यहाँ पर 2। तो अगर हम इनकी वॉल्यूम की बात करें कि अगर 1 वॉल्यूम हम लें N2 का एंड 3 वॉल्यूम लें H2 का, तो हमारे पास जो NH3 बनेगा वो कितना बनेगा। अगर आप इनकी बात करें कोफिशिएंट की, तो इसका अमाउंट और इसका अमाउंट अगर आप कंबाइन करते हैं एंड उसका हाफ करते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा 2 मिल रहा है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 3 वॉल्यूम है, कंबाइन करेंगे तो इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम हमें मिलेगा 2। डायरेक्ट हमें कोफिशिएंट्स ही पता चल रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है हम हमेशा 1 वॉल्यूम ही लें। अगर हम बात करें ये हमारे पास 2 वॉल्यूम है, या फिर हम बात करें ये 2 लीटर है हमारे पास एंड ये 3 लीटर है, तो हमें ये कितना लीटर मिलेगा। सॉरी ये 2 लीटर होगा एंड ये कितना होगा 6 लीटर, क्योंकि हमें अमाउंट यहाँ पर देखनी है ना। मीन्स इसके 1 मोल को ये 3 मोल चाहिए। तो अगर हम इसका डबल कर रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितने चाहिए होंगे 6 लीटर। एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा NH3 का वो कितना मिलेगा 4 लीटर मिलेगा। ठीक है, अभी शायद आपको इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रो लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई गैसेस हैं, जैसे हम बात कर रहे थे इसकी, हमारे पास गैसेस हैं एंड हम उसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वो भी हमारे इक्वल ही होंगे। जैसे अगर हम ये एक सिंपल सी रिएक्शन ले लें, तो यहाँ पर क्या है, हमने प्रेशर वो भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं एंड हमने टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट रख लिया, वॉल्यूम वो भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं। वैसे तो वो कांस्टेंट नहीं है, अभी हमने पढ़ा था इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं हम इसका, तो क्या होगा, वैसे तो ये आपका आगे आएगा। हमारे पास एक इक्वेशन होती है गैस के लिए, PV = nRT। ये R जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, T इज़ टेम्परेचर, P इज़ प्रेशर एंड V इज़ वॉल्यूम। जब हम इन सभी को कांस्टेंट रख देते हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पर आपको N क्या मिल रहा है, N = PV/RT। यहाँ पर P भी आपका कांस्टेंट है, V भी आपका कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स N, तो क्या वो भी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मीन्स अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी आपको इक्वल मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन है हमारे पास, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हमने कहा ये 1 वॉल्यूम है, मीन्स मान लीजिए 1 लीटर है एंड क्लोरीन ये भी हमारा 1 लीटर है। तो 1 लीटर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया एंड 1 लीटर ही हमारे पास क्लोरीन हो गया। तो अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर क्लोरीन जो होगा इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, हमारे पास जो HCl आएगा इन दोनों के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के बाद ही आएगा। और अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि जब इनकी रिएक्शन कराते हैं प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बच जाते हैं या फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल बच जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमने वॉल्यूम लिया दोनों का वो कम्प्लीटली मिक्स हुआ, तो मीन्स इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होंगे। तो दोनों का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी हमेशा इक्वल ही आएंगे। ठीक है, अभी आपको ये कंफर्म हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे।
थैंक यू।